हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने EC2 लॉन्च का प्रोसेस देखा था। सो इन दिस वीडियो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे। तो लॉन्च में पहले कुछ स्टेप्स थे जो कल लास्ट वीडियो में हमने किए थे, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने AMI सेलेक्ट किया था। AMI सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने T2.micro जो हमारा इंस्टेंस है उसको सेलेक्ट किया था, बिकॉज दिस इज़ फ्री टायर एलिजिबल। एंड देन यहाँ पर हम लोग थे कॉन्फ़िगर इंस्टेंस में। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ इंस्टेंस यहाँ पे 1 रखना है। अगर आप एक या एक से ज़्यादा इंस्टेंस चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ओनली 1 इंस्टेंस, तो मैं यहाँ पे एक ही कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो फिर T2.micro टाइप के 2 इंस्टेंस, जिनमें वही अमेजोन लिनक्स टू AMI रहेगा, वो वैसे 2 इंस्टेंस मेरे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट फिलहाल आई जस्ट वांट 1 इंस्टेंस ओनली, ठीक है। गोइंग अहेड, यहाँ पर सब नेटवर्क तो डिफ़ॉल्ट VPC हमें रखना है, ठीक है। कुछ नया VPC नहीं बनाना है हमें। फिर उसके बाद सबनेट में यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि 3 टाइप के अवेलेबिलिटी जोन्स है मुंबई के अंदर में। यहाँ पे मेरा मुंबई रीजन है। मुंबई रीजन के अंदर में 3 टाइप के अवेलेबिलिटी जोन्स है। इन तीनों में से आप अगर कोई स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में आपका जो सर्वर है उसको रखना चाहते हो तो आप वो स्पेसिफिक जोन सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कोई भी प्रेफरेंस मत दो, जो AWS अपने आप ही ऑटोमेटिकली तीनों में से कोई एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर में आपका सर्वर रख देगा। अब जैसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि अवेलेबिलिटी ज़ोन के लिए मुझे एक थोड़ा सेपरेट रखना है। वो इसलिए रखना है क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़ोन, जैसे मैंने बोला था कि हम अगर मुंबई रीजन रखते हैं तो मुंबई रीजन के अंदर में जो डेटा सेंटर्स रहते हैं वहाँ पर हमारे सर्वर्स रहते हैं। तो यहाँ पर डेटा सेंटर्स जो है इन तीनों पोजीशंस पे रहेंगे। अब ये तीनों पोजीशंस मुंबई में कहाँ पर है वो हमें आइडिया नहीं है, बट ये 3 टाइप के डेटा सेंटर्स है, आप ऐसे समझ लो। 3 डेटा सेंटर्स है हमारे पास। एक डेटा सेंटर्स को नाम दिया है AP साउथ 1 है, एक डेटा सेंटर को नाम दिया है AP साउथ 1 B, एक डेटा सेंटर को नाम दिया है AP साउथ 1C, ठीक है। अब इन तीनों में से जो भी हमें असाइन होगा, अगर हम नो प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली को तीनों में से कोई एक डेटा सेंटर हमें असाइन हो जाएगा, या AZ असाइन हो जाएगा अवेलेबिलिटी जोन, या फिर हम कोई स्पेसिफिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अमेजोन AP साउथ 1 सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो सर्वर है वो AP साउथ 1 वाले डेटा सेंटर में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4087 IP एड्रेसेस अवेलेबल। तो ये वाला जो हमारा VPC है, इस VPC के अंदर में इस डेटा सेंटर के अंदर, इस डेटा सेंटर में हमारे पास इतने आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि भाई हम इतने आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आइडियली इसका कुछ इतना रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज हम ज़्यादा सर्वर्स, इतने 4000 सर्वर्स हम कभी क्रिएट नहीं करने वाले हैं। तो वैसे ही अगर आप EB1B करोगे तो यहाँ पे अलग वैल्यू रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ इंस्टेंसेस जो मेरे हैं ऑलरेडी, मैंने 1A में अगर ओपन किए हुए होंगे तो फिर मेरे पास वो कम होते जाएगा। जैसे जैसे मैं इंस्टेंसेस क्रिएट करते जाऊंगा, जैसे 1A में मैंने पहले से एक इंस्टेंस का क्रिएट करके रखा होगा, तो यहाँ पर फिर मेरा जो काउंट है वो 14087 हमें दिख रहा है। अगर मैं और एक इंस्टेंस क्रिएट कर लूँगा और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, तो मेरे पास फिर 4086 IP एड्रेसेस अवेलेबल होंगे, बिकॉज मेरे 2 IP एड्रेस जो है वो ऑलरेडी मेरे 2 इंस्टेंसेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई IP एड्रेसेस के बारे में, और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपन अपने इस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में पहले कितने इंस्टेंसेस को क्या बोल सकते हो आप, स्टार्ट करके रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। अब ऑटो असाइन पब्लिक आईपी यहाँ पर क्या है कि आप जो है आईपी एड्रेस को ऑटो असाइन रख सकते हो। इसको यही एनेबल ही, ऑटो असाइन को एनेबल ही रखना है, बिकॉज आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा जब आपका इंस्टेंस बनेगा। अब ये पब्लिक आईपी क्या होता है, तो हर एक इंस्टेंस का एक पब्लिक आईपी होता है, एक प्राइवेट आईपी होता है, जो कि जब हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जो पब्लिक आईपी होता है वो पब्लिकली एक्सेसिबल रहता है, मतलब जैसे हमारा google.com एग्जाम्पल, तो google.com जो डोमेन नेम है उसका एक कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस रहेगा, राइट। तो वैसे वो जो आईपी एड्रेस रहता है उसको पब्लिक आईपी बोला जाता है। प्राइवेट आईपी एक ऐसा आईपी रहता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो आपके इंटरनल चीज़ें करने के लिए, बट मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं प्राइवेट आईपी को लेकर, मुझे प्रॉपर आइडिया है पब्लिक आईपी को लेकर, तो मैं उसके बारे में जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। प्लेसमेंट ग्रुप वगैरह का फ़िलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी रिजर्वेशन, डोमेन जॉइन डायरेक्टरी, आई एम रोल भी आप असाइन कर सकते हो कि भाई ये जो है इसको एक स्पेसिफिक IAM रोल रहना चाहिए। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस थिंग, बिकॉज इसका डिटेल आइडिया मुझे नहीं है तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, और ये उतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है, ठीक है।
फिर उसके बाद CPU ऑप्शंस, शटडाउन बिहेवियर में यहाँ पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। शटडाउन में स्टॉप है या टर्मिनेट है। इनकेस अगर किसी वजह से अगर हमारा जो इंस्टेंस है वो शट डाउन हो जाता है तो उसको स्टॉप स्टेट में भेज देना है या फिर उसको टर्मिनेट कर देना है, वो हमें यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी देखो, स्पेसिफाई द इंस्टेंस बिहेवियर व्हेन द वॉइस लेवल शट डाउन इज़ परफॉर्म्ड। ठीक है, तो वो क्या कर इंस्टेंस को क्या करना है अगर। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर, एनेबल हाइबरनेशन एज एन एडिशनल स्टॉप बिहेवियर, प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। एनेबल प्रोटेक्शन, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। तो इसके लिए क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखो, यू कैन प्रोटेक्ट इंस्टेंसेस फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली टर्मिनेटेड। टर्मिनेट करना मतलब कैंसिल कर देना, सॉरी डिलीट कर देना, रिलीज़ कर देना सर्वर। जो अभी हम क्या करें कि अभी हम एक सर्वर अपने लिए ले रहे, सर्वर को रिलीज़ कर दिया, मतलब कि भाई वो सर्वर अभी हमारा उसके अंदर जो भी सेटिंग्स वेटिंग्स है वो सब डिलीट हो जाएगा एंड देन वो सर्वर किसी और कोई और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन प्रोटेक्ट एन इंस्टेंसेस फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली टर्मिनेटेड। वंस एनेबल्ड यू वोंट बी एबल टू टर्मिनेट दिस इंस्टेंस वाया द API और AWS मैनेजमेंट कंसोल अंटिल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इज कैन हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो ये एक है कि भाई आप अगर इसको चेक बॉक्स पे चेक कर लोगे तो आप अपने इंस्टेंस को जब तक इसको अनचेक नहीं करोगे बाद में जाके, तब तक आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, बट हमें इसके फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं। मॉनिटरिंग, क्लाउड वॉच डिटेल मॉनिटरिंग अगर आपको चाहिए रहेगा तो इसको आप एनेबल कर सकते हो। क्लाउड वॉच डिटेल मॉनिटरिंग में जैसे यहाँ पे लिखा है एडिशनल चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं। डिटेल मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आपको अभी फ़िलहाल एग्जांपल आपको एक मिनट का डेटा मिल रहा है। ठीक है, एक मिनट पे आपका मॉनिटरिंग किया जा रहा है, तो क्लाउड वॉच डिटेल मॉनिटरिंग कर दोगे तो आपको हर एक सेकंड पे भी मॉनिटरिंग होगा और उसका भी आपको एक सेकंड में क्या चीज़ें हो रही है सर्वर के अंदर में, वो सब चीज़ों का आपको ग्राफ के फॉर्मेट में या किसी और तरीके से आपको डेटा मिलता रहेगा। तो हमें ये फ़िलहाल ये भी नहीं चाहिए। और फाइल सिस्टम के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। EFS करके एक फ़ाइल सिस्टम रहता है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, बट देन वी आर गोइंग टू लुक एट इट लेटर ऑन। EFS इलास्टिक फाइल स्टोर रहता है जहाँ तक मुझे याद है, इसका फुल फॉर्म EFS का। ठीक है, तो EBS भी एक रहता है, EFS भी रहता है, ये दोनों चीज़ें ये अलग अलग टाइप के फाइल स्टोरेज है। एक S3 करके भी रहता है, अमेजोन S3, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। EFS या EBS के बारे में काफ़ी कम सुना होगा बिकॉज ये थोड़ी इनसाइडर चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है या फिर मे बी ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक ऑब्जर्व किया, सब लोग S3 के बारे में बात करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट देन S3 से भी ऊपर कुछ चीज़ें हैं, EBS EFS ये सब चीज़ें हैं। तो विल लुक एट ऑल दिस फाइल सिस्टम्स लेटर ऑन। ठीक है, तो फिलहाल मैं कोई फाइल सिस्टम ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हैं। EC2 इंस्टेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो ये सब एडवांस चीज़ें हैं, बट फिलहाल मुझे ये सब नहीं चाहिए। यूज़र डेटा के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि यूज़र डेटा क्या रहता है। मैं अभी फ़िलहाल शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूज़र डेटा क्या रहता है। तो होता है ऐसा है कि अगर यूज़र डेटा के अंदर हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स डालने रहते हैं। ठीक है, लिनक्स का जैसे हमने AMI लिया है अमेजोन लिनक्स 2, तो लिनक्स के हम यहाँ पे कुछ कमांड्स डाल सकते हैं। ठीक है, यूज़र डेटा के अंदर में। अब ये कमांड्स कैसे रहेंगे, तो ये कमांड्स डालने से पहले होगा क्या, तो ये कमांड्स अगर आप यहाँ पे डाल दोगे, जैसे आपने यहाँ पे 5 कमांड्स डाल दिए हैं, तो अब क्या होगा कि जब भी ये इंस्टेंस बनेगा, अभी इंस्टेंस बना नहीं, अभी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इंस्टेंस को, जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तब जाके वो इंस्टेंस बनेगा। तो जब जैसे ही इंस्टेंस बनेगा तो इंस्टेंस बनने के बाद जो भी आपने 5 कमांड्स यहाँ पे डाले हैं वो कमांड्स ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको स्पेसिफिकली जाके रन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो कमांड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे यूज़र डेटा रहता है, सो दैट आपको अगर चाहिए कि भाई एक जैसे कि किसी इंस्टेंस में रहता है कि भाई 10-15 ऑपरेशंस है, 10-15 ऑपरेशंस करने रहते हैं या 10-15 कमांड्स रन करने रहते हैं, तो वो कमांड्स को आप यूज़र डेटा में डाल सकते हो, एक ही बार में कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। एंड देन जैसे आपका इंस्टेंस बनेगा तब ये सारे कमांड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपको चाहिए कि यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, फ़ोल्डर कहाँ पर बनाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे mkdir एक कमांड है फ़ोल्डर बनाने के लिए, अगर आप लोग में से किसी को पता रहेगा तो mkdir टेस्ट फ़ोल्डर बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ये फ़ोल्डर अभी फ़िलहाल हमारा रूट डायरेक्टरी में बनेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में बनाए तो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो CD मतलब कि चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पहले एक डायरेक्टरी के अंदर चला गया, फर्स्ट कमांड मेरा ये है, ये वाला मेरा फर्स्ट कमांड है, एक डायरेक्टरी के अंदर चला गया, उसके अंदर जाने के बाद मैंने उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लिया टेस्ट नाम से। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मैंने HTML फ़ोल्डर वायर के अंदर www फ़ोल्डर था, उसके अंदर HTML फ़ोल्डर था, उसके अंदर गया मैं पहले, और उसके अंदर जाने के बाद मैंने टेस्ट करके एक फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही और भी कुछ जो भी कमांड्स आप चाहो वो आप कमांड्स यहाँ पे एक लाइन में एक कमांड आएगा, एंटर करके आप उतने कमांड्स टाइप कर सकते हो और वो सारे कमांड्स आपके ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
ठीक है, जब ये आपका इंस्टेंस बनेगा। तो हम लोग इसके बारे में फ़िलहाल इतना ही, यही चीज़ें है, इसका यूज़र डेटा का इतना ही यूज़ है जो मैंने आपको बताना था। तो इसमें और तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बट हाँ ध्यान रखना, अगर कभी कभी आपको ऐसा कुछ चाहिए रहेगा, ऐसे अलग अलग सिनेरियोज आते हैं जहाँ पर आपको कमांड जो है यहाँ पे डालने पड़ते हैं कि कुछ कमांड्स ऑटोमेटिकली रन हो जाए, तो वो आप यहाँ पर वो कमांड डाल दोगे एंड आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जब EFS के बारे में बात करेंगे तब हम लोग यूज़र डेटा में भी बात करेंगे। यूज़र डेटा में भी एक कमांड डालेंगे, माउंट करने का कमांड, आगे चल के ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ऐड स्टोरेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो ऐड स्टोरेज, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी हम कि अभी हमने अभी तक में क्या क्या कर लिया कि भाई हमने सबसे पहले तो EMI सेलेक्ट कर लिया। EMI मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, ऐसे समझ लो। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद हमने कौन सा सिस्टम सेलेक्ट किया है, हमने Amazon Linux 2 सेलेक्ट किया है। ठीक है, मतलब ओवरऑल बोलूँ तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इंस्टेंस का टाइप सेलेक्ट किया स्टेप 2 में। फिर उसके बाद हमने कॉन्फ़िगर किया इंस्टेंस को, जो भी टाइप हमने सेलेक्ट किया उस टाइप के इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर किया। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम स्टोरेज ऐड करेंगे। ठीक है, स्टोरेज वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में क्विकली आ जाना, ज़्यादा आज नहीं, ऐसा नहीं करना कि भाई इतने देख लिया, बाकी का वीडियो कल परसों देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आ जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी की चीज़ें आगे की। ठीक है, आज हम लोग पूरा 3-4 वीडियोज़ के अंदर में हम लोग ये पूरा 3-4 नहीं, मे बी और 2-3 वीडियोज़ के अंदर में मे बी हम लोग ये पूरा इंस्टेंस लॉन्च कर देंगे। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है जो फिर हम आगे चल के करेंगे। टिल देन थैंक यू, एंड मैं ये बोल रहा नहीं था अभी तक के वीडियोस में, बट स्टिल मैं बोल देता हूँ अभी कि इस वीडियो को लाइक करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मे बी और जो वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में यू विल बी नोटिफाइड फॉर ऑल दोज वीडियोस। ठीक है, थैंक यू।